हेलो देन साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27-28वां है इसमें। 2 प्रैक्टिस सेट लिए गए हैं केवल। पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आसान क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है? तो कार्यकाल की बात है, कार्यकाल किसमें है भई? आर्टिकल 56 में कार्यकाल है राष्ट्रपति का। ठीक है? आर्टिकल 56 में कार्यकाल है, 55 में चुनाव की रीति और 54 में चुनाव के बारे में बताया गया है, यानी कि निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। ठीक है? इसके अलावा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी सीमा तक निर्धारित की गई है संविधान में? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसके बारे में बात की गई है। तो कितनी निर्धारित की गई है? 250 की गई है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 250 इसका आंसर होगा। इसके अलावा इसके अलावा 238 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की विधानसभाओं से लिए जाते हैं 238। ठीक है? याद रखेंगे 238 ये संख्या है जो राज्य और केंद्र शासित यानी कि यूटी से ली जाती है विधानसभाओं द्वारा, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक? इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और बाकी जो राज्य हैं उनसे लिए जाते हैं। बाकी जो 12 सदस्य हैं ना, बाकी के 12 सदस्य तो वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक? और वर्तमान में याद रखें, वर्तमान में जो है 245 राज्यसभा सदस्य हैं, 245 है वर्तमान में, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में आसान क्वेश्चन है, कई बार बता दिया इसको, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है? ठीक, ये लिया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लोकसभा में सर्वसम्मति से कानून बनाने का अधिकार किसे है? सर्वसम्मति से कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, संसद को है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवर्तन निदेशक ईडी के अधिकार एवं कर्तव्य किस कानून से निर्धारित किए गए हैं? तो इसको भी अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो पढ़ने से पता लग जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है? इसको याद रखेंगे, 2002 याद रखेंगे ये। 2002 याद रखना है, ये पूछा जा सकता है 2002। ठीक है? इसके अलावा इनमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यही है, इसको याद रखना। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ 1967 याद रखेंगे भई, बाकी इनकी ज़रूरत है नहीं, आवश्यकता है, लेकिन इसको रखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ 1967 और 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इनके सन पूछे जाते हैं। राज्यपाल को किस स्थिति में रेखांकन का अधिकार है? रेखांकन का अधिकार कब है भई? यह अधिकार है जब विधानसभा में बहुमत खो जाए। विधानसभा में अगर कोई बहुमत खो देता है तो उसको रेखांकन का अधिकार प्राप्त होता है, यानी रेखांकन मतलब डिसोल्यूशन मतलब कि या तो वो सरकार के गठन का आदेश दे सकता है या विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है? ये रेखांकन का मतलब होता है इसमें, ठीक है? और इसके अलावा एक आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 से क्लोज़ 2 याद रख सकते हैं, आर्टिकल 174 है। इसमें जो है इसी के अंतर्गत जो है राज्यपाल जो है वो विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है, यानी कि ये आर्टिकल जो है राज्यपाल को विघटित करने का अधिकार देता है विधानसभा को। और ज़ाहिर-सी बात है, ये बात तो पता होनी चाहिए कि विधान परिषद और राज्यसभा भंग नहीं की जाती, वो स्थायी सदन होते हैं, उच्च सदन होते हैं। भारत के संविधान में मिश्रित संघीयता का तत्व दिखाई देता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है कि केंद्र राज्यों के अधिकारों का संतुलन, राज्य और केंद्र पूरी तरह स्वतंत्र हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, केंद्र राज्यों के अधिकारों का संतुलन, ठीक है भई? ये इसका आंसर हो जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त कानून का भारत में कब प्रभावी होता है? इम्पोर्टेंट लिखेंगे अभी इसको, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। तो ये 2014 हो जाएगा इसका, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा 2014। 2014 और लोकपाल अधिनियम कौन सा? 2013 का था। 2013 के अधिनियम से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से ये कानून जो है प्रभावी होता है 2014 में। ठीक है? और ये होता क्या है भई लोकपाल? बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। ये जो उच्च पदों पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठते हैं उनका जो भ्रष्टाचार होता है उसकी शिकायतों की जाँच करता है ये, ठीक है? यानी कि उच्च अधिकारियों की जाँच भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शिकायत होती है उसकी जाँच करता है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन-सी संस्था संसद में वित्त विधेयक का निर्धारण करती है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है, नहीं है? तो ये कौन करता है भई? लोकसभा अध्यक्ष करता है इसको, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, इसको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, 110 में जो है क्या है? 110 में धन विधेयक है, 110 में धन विधेयक है और वित्त विधेयक किसमें? 117 में, ठीक है? 117 में वित्त विधेयक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, हालाँकि बहुत सारे आर्टिकल इसके आस-पास के बता रखे हैं, इसके आस-पास के आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, 120 के आस-पास के। भारत में ग्राम पंचायतों की संरचना निर्धारित होती है किसके द्वारा? ग्राम पंचायतों की संरचना के बारे में पूछा है तो ये होती है भई राज्य विधानसभाओं के द्वारा ये निर्धारित की जाती है, ग्राम पंचायतों की संरचना जो होती है। तो संरचना किसमें है भई? संरचना 243 सी में है, ठीक है? 243 सी में है और डी में क्या है भई? डी में आरक्षण है, इसके लिए आरक्षण, ठीक है? इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भारत में घोषित आपातकाल राज्य में लागू होती है, जब विधानसभा को भंग किया जाए
जब राज्य सरकार संविधान उल्लंघन करे, तो दोनों ही स्थिति होती है ये, सिर्फ ये तो नहीं होगा, ठीक है? ए और बी, ये दोनों स्थिति होती हैं जब विधानसभा को भंग किया जाए या जब राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करे, ठीक है? तो 11 का हो जाएगा दोनों। भारत में किस अंग को संविधान का संरक्षक और व्याख्याता माना जाता है? तो संविधान को सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, जो संविधान का संरक्षक है और व्याख्याता है, तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है? तो क्या है वह भूमिका? राज्यसभा के सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के सभापति होते हैं भाई, ठीक है। और आर्टिकल ये 64 कहता है इस बात को। और राष्ट्रपति के रोगग्रस्त होने पर उनकी भूमिका संभालना, ये बात भी ठीक है। और राष्ट्रपति कोई पद गठित करे, तो भई इसका तो यही हो जाएगा, ठीक है? ये 2 हो जाएँगे, राष्ट्रपति कोई पद गठित करे, तो इससे ये उपराष्ट्रपति का गठन पद थोड़ी गठित करता है, यानी कि ये तो भई नियुक्ति की जाती है उपराष्ट्रपति की, लेकिन यही 2 ठीक हो जाएँगे इसके। ए और बी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, कि ए और बी। ठीक है जी, 65 के अनुसार क्या है भाई? 65 के अनुसार ये दूसरा वाला है। ये दूसरा वाला जो है आर्टिकल 65 में है और ये जो है 64 में है। राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करना उपराष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति के रोगग्रस्त होने पर या अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति के जो कार्य को निर्वहन करता है, राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति, तो 65 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत की संसद में प्रस्तावित बजट पेश किया जाता है। तो ये भाई किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में, ठीक है? भारत की संसद में, यानी कि लोकसभा में प्रस्तावित बजट पेश किया लोकसभा में पेश किया जाता है बजट, ठीक है? या तो वित्त मंत्री पेश करते हैं या उनसे वो जो है किसी संबंधित मंत्री को पेश करवा सकते हैं। हालाँकि वित्त मंत्री का ही वो होता है, वित्त मंत्री ही करते हैं इसको पेश। और वार्षिक वार्षिक वित्तीय बजट, इसके बारे में बात की गई आर्टिकल 112 में, ठीक है? वार्षिक वित्तीय विवरण, सॉरी बजट नहीं, बजट का तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण 112 का इसमें ज़िक्र है। 112 में संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूलतः वर्णित थे? तो कितने 8 मौलिक अधिकार वर्णित किए गए थे स्टार्टिंग में सबसे पहले। मौलिक अधिकार की बात की गई तो मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर, ठीक है? मौलिक कर्तव्य किए गए थे पहले 8, ठीक है? मौलिक कर्तव्य किए गए थे। लेकिन मौलिक अधिकार की बात करें तो पहले 7 थे मौलिक अधिकार, ठीक है? ये भी याद रखेंगे, मौलिक अधिकार 7 थे। मौलिक अधिकार 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है तो 6 बचे हैं अब ठीक है? अब 6 जो 6 रह गए, संपत्ति का अधिकार हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था इसको, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तारी के बाद पुलिस को हर स्थिति में आरोपी को हथकड़ी लगाना अनिवार्य किया गया है। हर स्थिति में तो नहीं किया गया है, ठीक है? हर स्थिति में नहीं किया गया है। बीएनएस की गंभीर अपराधों में ही हथकड़ी लगाने की अनुमति देता है, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शुरुआत 1872 में की गई थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हैबेस कॉर्पस रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध हिरासत। हैबेस हैबेस कॉर्पस वही होता है भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अदालत में पेश करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी व्यक्ति को बाद की तारीख अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद द्वारा सुरक्षित है? आर्टिकल 20 द्वारा हो जाएगा। आर्टिकल 20 ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भई। बाद की तारीख मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो, इसको ये भी कहा जा सकता है। एक्स पोस्ट फैक्टो याद रखना इसको। किसी व्यक्ति को उसके कृत्य यानी कि उसके जो उसने काम किया है उसके लिए दंडित किया जाएगा। उसी समय के लिए दंडित किया जाएगा जब यानी कि जब उसने अपराध किया। तो अगर उस समय कोई अधिनियम है, कोई उसके लिए प्रावधान है, तो उसी से दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसने 1 साल पहले दंड किया, बाद में कोई नया कानून आ गया, तो फिर उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये इसमें चीज़ की गई, यही बात की गई है इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये बाकी आर्टिकल हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। बाकी हालाँकि पढ़ रखे होंगे, अच्छे से पढ़ रखे होंगे, ठीक? इसके अलावा भी इसमें और भी चीज़ें हैं। किसी अभियुक्त को मुकदमे से पहले अपनी रक्षा करने का अवसर किसमें निहित है? तो किसमें निहित हो जाएगा? तो भई ये आर्टिकल, इसमें तो आर्टिकल नहीं दे रखा है, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा भई मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कौन-सा वाला है भई? आर्टिकल 22 में, ठीक है? आर्टिकल 22 याद रखेंगे। आर्टिकल 22 में जो है मुकदमे से पहले अपनी रक्षा करने का अवसर किसमें निहित है? आर्टिकल 22 में, ठीक है? इसमें 22 में भी 2-3 क्लॉज़ दे रखे हैं, उनको ही पढ़ लेना, मैंने बताए हुए हैं एक बार।
अब एक बार देख लेना, किसी भी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति करना शामिल है, बल्कि इस दायित्व में पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको एक बार पढ़ लें। किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति करना शामिल, बल्कि इस दायित्व में, तो ये हो जाएगा भई इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, प्रदूषक भुगतान पॉल्यूटर पेज सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। डोल्ट्रम्स किस क्षेत्र को कहा जाता है? डोल्ट्रम किसको कहा जाता है? जाएगा 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि रॉस आइस शेल्फ कहाँ स्थित है? रॉस आइस शेल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये अंटार्कटिका में है भाई। आइस शेल्फ, आइस से देखेंगे अंटार्कटिका में है भाई ये, ठीक, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है ब्लैक स्मोकर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लैक स्मोकर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका बी ठीक हो जाएगा। महासागर तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन सी नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का योग किसको कहा कहा जाता है भाई? पीली नदी को कहा जाता है, यानी कि हुआंग हो। ठीक है, ये भी आ सकता है, पीली नदी भी आ सकता है। यांगत्से जो है ना, यांगत्से जी, इस तरह से बोला जाता है इसको, कहीं कुछ नाम, कहीं कुछ नाम होता है। तो ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है? ठीक है भाई, एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चाइना के अंदर है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है? क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आ सकता है। थार मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः किस कारण से हुआ है? थार मरुस्थल का निर्माण किस कारण से हुआ है भाई? तो ये हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, वर्षा छाया प्रभाव से। वर्षा छाया प्रभाव से थार मरुस्थल का जो है निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? कब आया था ये? ये कब आया था? 3 फरवरी को आया था भाई। 3 फरवरी 1928 को आया था ये, ठीक है? गठन कब हुआ था इसका? गठन हुआ था 8 नवंबर को। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 1919 का जो अधिनियम था, उसके सुधारों की समीक्षा करने के लिए आया था ये, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? हालाँकि इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें सभी लोग जो थे वो अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? किस अधिवेशन में की गई थी? तो वही ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 के में, ठीक है? 1929 के में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके जो है अध्यक्ष थे। 1931 में हुआ था। ये कराची में होता है, इसको याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 1942। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब किया गया था? पहला अवमूल्यन कब किया गया था भाई? तो 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, ठीक है? हालाँकि जो 2016 में हुआ थी नोटबंदी, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है इसमें। तो ये पहला हुआ था 1949 में, 1949 में हुआ था, दूसरा 1966 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1991 में। तीनों ऑप्शन इसी में ही है, ठीक है? 1991 में 2 बार हुआ था एक ही साल में। जब मुद्रास्फीति के साथ-साथ मंदी भी आ जाती है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब मुद्रास्फीति के साथ-साथ मंदी भी आ जाती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन को किस वर्ष स्वीकार किया था? तो किस वर्ष स्वीकार किया था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में स्वीकार किया था, ठीक है? 1977 में स्वीकार किया था और ये 1972 में स्थापित हुआ था, ठीक है? ये यूनेस्को का विश्व विरासत कन्वेंशन है, 1972 में स्थापित हुआ था। इसको याद रखेंगे भाई दोनों चीज़ों को। 1977 में भारत ने इसको स्वीकार किया था। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन तो नई दिल्ली 1951, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। 1951 याद रखेंगे इसको और देखेंगे जो अब जो 2026 में होंगे, 2026 में अक्टूबर के समथिंग होंगे, 2026 में जापान में होंगे, ठीक है भाई? जापान में होंगे, ठीक है? ये होंगे आईची में, आईची प्रांत है ये, आईची प्रांत इसमें होंगे, ठीक है? जापान के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि 18वीं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा भाई? लॉस एंजिल्स में किया जाएगा, ठीक है? लॉस एंजिल्स में किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? 2028 में, ठीक है? 2028 में किया जाएगा लॉस एंजिल्स में। इसके अलावा 2024 में हो चुका है, 4 साल में होता है, 2024 में हो चुका है। 2024 में कहाँ पर हुआ है ये याद रखना, 2024 में हुआ है भाई, पेरिस में हुआ है, ठीक है? पेरिस में हुआ है 2024 में,
ठीक। वृद्ध नागरिक आयोग, वृद्ध नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा है भाई? तो कौन-सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ये करंट के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तीनों के तीनों भी जो भी आए हैं। डिजी 1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप किस राज्य द्वारा, ये भी चौथा हो गया इसमें। तो डीजी यानी कि यहाँ पर ये करंट के क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में चाय निर्यात में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो किस स्थान पर पहुंच गया है भाई? तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो ये जो है श्रीलंका को पीछे छोड़ा इसने, ठीक है, इससे पहले श्रीलंका इनसे ऊपर हुआ करता था, ठीक है, अब ये जो है ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अभी अगला प्रैक्टिस सेट है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किन्हें भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माना जाता है? तो मैंने ये क्वेश्चन आया था, तो ये दोनों हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर, देख लेंगे बी और सी ठीक होगा इसका। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 389 निर्धारित की गई थी, ठीक है। 389 93 जो थी देशी रियासतों से थी, और 296 जो थी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ली गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। और भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो मई 1949 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। मई 1949 में यह राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था भारत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, और अभी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के कौन हो जाएंगे? संघ समिति के हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और प्रांत के हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और ये हो जाएंगे संचालन समिति के, ठीक है, संचालन समिति के। और कार्य संचालन समिति के कौन थे भाई? के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी हो जाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D, ठीक है, 80D, 80DD और 80C ये भी मैंने सब बताई दी, ठीक है। तो इसमें 80D में क्या है भाई? चिकित्सा व्यय पूर्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ठीक है। सॉरी, चिकित्सा व्यय पूर्ति इसमें नहीं है, ये बीमा हुआ है, ये बीमा वाला है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसमें। चिकित्सा बीमा प्रीमियम है, ठीक है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम। और विकलांग आश्रित किसमें है? ये 80DD में है, ठीक है, 80DD में देख लेंगे, और 80C में देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बेरोबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था भाई बेरोबारी यूनियन केस में? तो इसमें कहा था कि हिस्सा नहीं है, ठीक है, बेरोबारी में ये कहा था कि हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता। और 1973 का जो था यानी कि केरल वाला केशवानंद भारती नाम वाला, तो उसमें ये एक अलग बात कर दी गई थी, ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि हिस्सा है और संशोधन किया जा सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसके आधार पर आधारित किया गया था, पारित किया गया था? 1956 जो था, तो ये 7वां संविधान संशोधन, 8वें का हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि 1900 ये हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है, 1956 में हुआ था ये, ठीक है। इसमें यह राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, फजल अली आयोग भी कहा जाता है उसको, फजल अली आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संविधान लागू होने पर नागरिकता, ठीक है, लागू होने पर नागरिकता यानी कि कब? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। 15/4 में भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 15/4 को, 15/4 को कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था भाई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था ये। यानी कि क्या है 15/4 में? 15/4 में ओबीसी को जो आरक्षण है ना, तो वो है, ठीक है, ओबीसी को जो आरक्षण है तो वो है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित आर्टिकल 51 हो जाएगा, ठीक है, ये सब मैंने अच्छे से बता रखे हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य अलग होता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों बात ठीक है ये भी, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ये दोनों बातें ठीक हैं, ठीक है। मतलब जो विधायकों का मत और जो मूल्य होता है, वो राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या में निर्भर करता है, ठीक है। और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मत होता है, उनका मूल्य समान होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसका मुख्य कारण था। इसका मुख्य कारण क्या था भाई? तो इसका मुख्य कारण था न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आँच आना, ठीक है। न्यायालय की स्वतंत्रता पर आँच आना 2015 में, ठीक है, 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। भारतीय संविधान में संसद के संगठन, संरचना और अधिकारों का उल्लेख किसमें है? देख लेंगे अभी इसको, आसान है, सभी को देख लेंगे जितने भी ऑप्शन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। महाधिवक्ता किसी सदन में मतदान कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। किस मंत्री मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भले ही वह उस सदन का सदस्य ना हो, ठीक है? ये बात भी ठीक है यहाँ पर कि सदन में कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ पर वो मतदान नहीं कर सकता वो, ठीक है? मतदान नहीं कर सकता, लेकिन वो कार्यवाही में भाग ले सकता है अगर किसी भी सदन का अगर सदस्य है तो वो, ठीक है? ठीक है भाई, तो मंत्री के बारे में ये है कि मंत्री के बारे में होता है कि मतदान उसी उसी सदन में करेगा जहाँ का वो सदस्य है, लेकिन वो कार्यवाही में भाग ले सकता है अगर वो उसका सदस्य नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? अनुच्छेद 245 से 55 केंद्र और राज्यों के संबंध है, विधायी संबंध है और ये जो है यहाँ तक प्रशासनिक संबंध है, 68 से 93 वित्तीय संबंध है, तीनों ठीक है ये, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, तीनों ही ठीक है ये इसका हल, है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखते हैं कि बिम्स्टेक के सदस्यों में से कौन-कौन से सम्मिलित देश हैं? बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक में कौन-कौन से देश सम्मिलित हैं? पहली बात तो इसमें 7 देश हैं, ठीक है? इसमें 7 देश हैं और जो इसका जब गठन हुआ था तो 4 देश थे, ठीक है? जो 4 देशों ने इसका गठन किया था, तो कौन-कौन से? बांग्लादेश तो हो जाएगा भाई देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा-छोटा रखा बांग्लादेश हो जाएगा और इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका हो जाएगा और थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड। तो ये 4 देश थे, इन देशों ने जो है इसकी स्थापना की थी मिलकर के। बाद में 3 देश ये बाद में मिले थे इसमें, तो इसमें कौन-कौन से देश हैं भई? इसमें 4 तो यही हो जाएँगे, इसके अलावा देखो इसमें नेपाल, भूटान हो जाएगा यहाँ पर ये, नेपाल, भूटान हो जाएगा और म्यांमार हो जाएगा, ठीक है? म्यांमार हो जाएगा इसमें और इसका मुख्यालय याद रखेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है, ठीक है? मुख्यालय ढाका में है और गठन कब हुआ था? 1997 में, ठीक है? 1997 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एनीमेलिया जगत के जीवों के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो इसके लिए क्या सही नहीं है? तो ये यूकेरियोटिक होते हैं, समभोजी होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका कि ये कोशिका भित्ति से युक्त होते हैं, तो ये इसमें सही नहीं है, ठीक है? यानी कि कोशिका भित्ति से युक्त होते हैं, ये बात इसमें गलत की गई है। हालाँकि इसमें ये होना चाहिए था कि ये कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होती है, ठीक है? ये होना चाहिए था, ये युक्त तो नहीं होते, अनुपस्थित होती है इसमें, इनमें एनीमेलिया जगत में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्न में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन-सा है? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल है, ठीक है? असम राइफल 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में शिक्षा की समीक्षा के लिए कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है? 1964 में, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 1964 में इम्पोर्टेंट लगाएँगे भाई इसको इम्पोर्टेंट। रंगास्वामी ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, रंगास्वामी हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सिस्टर निवेदिता ने किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की थी? तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर कृत भारत माता की, ठीक है? तो इसको याद रखना, ठीक है? अमल वर्षा के संबंध में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? तो किसने की थी सबसे पहले? तो ये की थी भाई रॉबर्ट ए स्मिथ ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। रॉबर्ट ए स्मिथ ने की थी अम्ल वर्षा के लिए। तो अम्ल वर्षा में कौन-कौन से हैं? देखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको याद रखेंगे, ठीक है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये इसके लिए अम्ल वर्षा के लिए। भारत किस वर्ष रामसर संधि में शामिल हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था, ठीक है? इसको भी याद रखेंगे, 1971 में कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को, ठीक है? 2 फरवरी को 1982 में शामिल हुआ था भारत। आर्टेमस समझौते पर हालाँकि इससे पहले अगर देखा जाए तो फरवरी से पहले की बात करें तो 94 रामसर स्थल है, फरवरी में 98 हो गए हैं, ठीक है? फरवरी से पहले 94 आर्टेमस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वाँ देश हाल ही में कौन बना है? आर्टेमस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इम्पोर्टेंट लिखेंगे, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। प्राचीन भारत में किसने अपने सिक्कों पर द्विभाषी दंत कथाओं की शुरुआत की थी। तो हिंदयान इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में, ठीक है? थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेट ऑफ इंडिया महिलाओं और अनुसूचित वर्गों में उद्यमिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1986 का मामला राज्यपाल की किस शक्ति से संबंधित था? तो ये अध्यादेशों को बार-बार पुनः प्रख्यापित करने की शक्ति से था। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है?
कुल मिलाकर के इनमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ पर। अध्यादेश को बार-बार पुनः प्रख्यापित करने की शक्ति से था। हालाँकि ऑप्शन थोड़े से पढ़ने चाहिए मुझे, लेकिन थोड़ा-सा समय बहुत कम है तो जल्दी-जल्दी करके चेक करते चलेंगे। हमें केवल अब प्रैक्टिस ही देखनी है, इसको इतना नहीं देखना है ज़्यादा। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय और धाराएँ हैं? तो इसमें है भई 20 अध्याय हैं और 258 358 धाराएँ हैं इसमें। 20 अध्याय 358 धाराएँ हैं और इसकी डेट याद रख लेंगे। पारित होने की डेट क्या है भई? तो इसकी डेट हो जाएगी 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर याद रखेंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में दे रखा क्वेश्चन ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 1 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 किससे संबंधित है? तो 80 किससे दहेज मृत्यु से संबंधित है, ये मैंने बताया था। ठीक है भाई, 80 दहेज मृत्यु से संबंधित है, पहले मैंने बता दिया था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जाएगा, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हत्या के लिए उकसाना। हत्या के लिए उकसाना किसमें हो जाएगा भाई? 108 हो जाएगी। हत्या के लिए उकसाना 108 हो जाएगी और 109 में क्या है भाई? 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का यानी कि ओटीटी की फुल फॉर्म पूछिए इसमें। ओटीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हो जाएगी ओवर द टॉप। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, ओवर द टॉप होता है इसका। ठीक है, ओवर द टॉप। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 याद रखेंगे में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकारी की कौन सी धारा मुआवजे के? तो 26 हो जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा और किसी बच्चे ने जिसमें कमेंट भी किया था कि 30 होगा, 30 नहीं होगा। ठीक है, 26 ही होगा मुआवजे के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, किस अपराध को डकैती माना जाता है? तो उसमें कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, 5 व्यक्ति होने चाहिए, तभी डकैती माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को पीआईएल के रूप में इसका आंसर हो जाएगा भई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय। अच्छा, कैदियों के समय की पूर्व जो राही के लिए याचिकाओं की जो पीआईएल, तो माना नहीं जाएगा उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। इसके या पीआईएल के रूप में नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ठीक, हालाँकि इसमें कुछ बात है, समय नहीं है बताने का, लेकिन थोड़ी-सी क्लियर होनी चाहिए थी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1 जुलाई 20 मई 1961 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी ठीक होगा इसका। 20 मई 1961 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2D के अनुसार व्यक्ति शब्द में शामिल किन्हें किया गया? किन्हें शामिल किया गया है? तो ये व्यक्ति शब्द में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में तो भैया दोनों हो जाएँगे, विदेशी और भारतीय दोनों को। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा।